और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं विलियन सॉल्यूशन। और इसमें आज हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या है? तो हेनरी का नियम है स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के, उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। इसको आप चित्र के अनुसार समझिए। मान लिया मेरे पास एक ये बर्तन है, एक ये पात्र है, इसमें क्या भरा है? मैंने इसमें द्रव भर दिया। क्या भर दिया है? एक द्रव भर दिया। इस तरीके से एक द्रव भर दिया इसमें, और इस द्रव में क्या भर दिया? इसमें एक गैस भर दी। क्या भर दी? गैस। तो वो जो गैस होगी, मान लिया इसमें एक गैस जो भरी, वो क्या होगी? गैस जो भरी और ऊपर से एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया? पिस्टन। पिस्टन लगाने से क्या होगा? हम इसमें दाब उत्पन्न कर पाएंगे। क्या उत्पन्न कर पाएंगे? दाब। ये पिस्टन लगा दिया है, ये एक पिस्टन लगा दिया, और इसमें एक हमने बर्तन लिया, बर्तन में ऊपर एक पिस्टन लगा दिया, और इसमें द्रव भरा था। क्या था? द्रव। ये हमारा लिक्विड है, द्रव, और ये क्या है? गैस। कोई सी भी गैस भर दी तो क्या होगा कि जब हम इसको गैस को इसमें मिलाएंगे, जब हम इसमें ऊपर से दाब लगाएंगे, क्या करेंगे? इसमें दाब लगाएंगे, तो ये जो हमारी गैस है वो क्या होगी? द्रव के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएगी। तो क्या होगी? विलय होगी। विलय होगी यानी मिक्स होती चली जाएगी, और जितना ज़्यादा हम दाब लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। अगर हम दाब नहीं लगाएंगे तो मिक्स नहीं होगी। मतलब जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे उतनी ज़्यादा गैस जो होगी वो द्रव के अंदर विलय हो जाएगी। इसका आपने उदाहरण सिंपल सा देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स में। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है कि जब तक ढक्कन बंद रहता है तब तक क्या रहती है? जो गैस होती है उसमें वो उसमें मिक्स रहती है, विलय रहती है। लेकिन जैसे ही वो ढक्कन खोलते हैं वैसे ही क्या होती है? जो उसमें गैस भरी होती है वो सब क्या होती है? निकल जाती है। अब थोड़ी देर के बाद आप कोल्ड ड्रिंक देखते हैं तो कैसी होती है? शरबत की तरह, केवल मीठे पानी की तरह रह जाती है। जितनी ज़्यादा गैस हम दबाव के साथ द्रव पे रखेंगे तो वो क्या होगी? उतनी ज़्यादा उसमें विलय होती चली जाएगी। तो कोल्ड ड्रिंक का एक अच्छा उदाहरण हमने देखा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं। तो ये तो हमने कहा बात कर ली विलयता की। ये बात यहाँ पर जो उन्होंने बात कही है वो सिद्ध होती है। इसके अलावा और एक फैक्टर होता है, वो क्या होता है कि जो हमारा इस यहाँ पर कितने दो पदार्थ हैं, एक विलेय और एक विलायक। विलेय कौन है? गैस। और विलायक क्या है? द्रव। द्रव क्या है? विलायक। और गैस क्या है? विलेय। तो जब दो हमारे विलेय और विलायक होते हैं तो क्या बनाते हैं? एक विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। अब इस विलयन में हमारा गैस का भाग कितना है, द्रव का भाग कितना है, वही तो डिपेंड करेगा हमारे स्थिर दाब के ऊपर। भाई जब विलेयता, जो गैस की विलेयता है दाब के समानुपाती हो रही है, तो यानी कि जो गैस है, गैस का कुछ भाग ही तो होगा जो उसमें विलय हो रहा होगा। तो गैस का कितना भाग, यानी जब हम गैस का किसी विलय का भाग निकालते हैं या विलायक का कोई भाग निकालते हैं तो हमने उस परिभाषा पहले पढ़ी हुई है, मोल प्रभाज। क्या पढ़ी है? मोल प्रभाज या मोल अंश। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? मोल किसका? विलय का, यानी गैस का मोल प्रभाज या मोल अंश। तो जब हम इस नियम के अनुसार कह रहे हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता, गैस की द्रव में विलयता किसके कारण होगी? उसके मोल अंश के कारण। तो जब द्रव में विलयता दाब के समानुपाती होती है तो मोल जो है किसके कारण विलयता? मोल अंश के, मोल प्रभाज के। तो यानी मोल प्रभाज किसके होगा? समानुपाती दाब के। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या एक लाइन लिख सकते हैं कि द्रव का दाब विलय गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो इसको हम अगर गणितीय रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो हमने मान लिया द्रव का जो दाब है वो क्या होगा? P। क्या है? द्रव का दाब है P, कैपिटल P, प्रेशर। वो समानुपाती है किसके? समानुपाती है
मोलंस के। मोलंस को हम किससे लिखते हैं? एक्स से। किससे लिखते हैं? एक्स से। तो P समानुपाती एक्स, जितना ज़्यादा दाब बढ़ाएंगे उतना क्या होगा? मोलंस बढ़ेगा। यानी जितना ज़्यादा हम दाब लगाएंगे उतनी गैस क्या होगी? विलय होगी। विलय किसके कारण होगी? उसके मोलंस के कारण। तो अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ये बराबर का चिन्ह लगाते हैं। जब बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो आपको पता होगा क्या आता है? एक नियतांक, और यहाँ पर नियतांक क्या आएगा? KH। क्या आएगा? KH। के एक नियतांक है, एच हमने इसलिए दिखा है हेनरी, ये हेनरी, एच से हेनरी, तो KH लिख देते हैं हम। तो ये हमारा एक हमें सूत्र प्राप्त हो गया, P बराबर KH इंटू एक्स। ये इस सूत्र के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं? जो हमारा दाब है, मोल प्रवाह है या हेनरी, इस KH को हम कहते हैं हेनरी स्थिरांक। क्या कहते हैं? हेनरी स्थिरांक या हेनरी नियतांक। क्या कहते हैं? हेनरी नियतांक या हेनरी स्थिरांक। हेनरी नियम पर आधारित हम एक सवाल देख लेते हैं, और इस पे सवाल हमारा बोर्ड पे लिखा है, पढ़ लेते हैं एक बार। 298 केल्विन पर बेंजीन में मेथेन की मोललता का हेनरी स्थिरांक 4.27 × 10⁵ 5 mmHg है। 298 केल्विन तथा 760 mmHg दाब पर मेथेन की बेंजीन में विलेयता ज्ञात कीजिए। तो हम पहले देख लेते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया हेनरी स्थिरांक। क्या दिया गया? हेनरी स्थिरांक। यानी हमें KH की वैल्यू दी गई है। KH कितना है? 4.27 × 10⁵ तो KH की वैल्यू हमें दी गई है। mmHg इसका जो है वो क्या है? मात्रक, मिलीमीटर पारे के दाब पर। पारे के दाब पर, पारे का आयतन इतना है, उसका दाब लग रहा है, ये हमारी यूनिट है। तो दूसरा हमारा दे रखा है 298 के तथा 760 mmHg, यानी हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? दूसरा दाब दे रखा है। P बराबर दे रखा है 760 mmHg। तो और हमें सूत्र मालूम है, P बराबर KH डॉट एक्स इंटू मोल प्रवाह। P बराबर KH डॉट एक्स, अभी हमने हेनरी के सूत्र से इसको अभी डिफाइन किया था। तो अगर हमें यहाँ पर P की वैल्यू मालूम है, KH की वैल्यू मालूम है, x की नहीं मालूम है, तो हम x को इधर ले आ रहे हैं और उन दोनों को इधर ले जा रहे हैं। तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा? P/KH। हम इस सूत्र में दोनों वैल्यू रख देते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो P कितना है? 760, KH है 4.27 × 10⁵। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1.78 × 10⁻³ तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं उसकी वैल्यूज के आधार पर। आगे हम देख लेते हैं हेनरी नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस। हेनरी नियम की लिमिटेशंस क्या हैं? तो हेनरी नियम किन गैसों पर लागू नहीं होता है या किन पदार्थों पर लागू नहीं होता है? तो पहला पॉइंट हमारा है कि हेनरी का नियम उन गैसों पर लागू नहीं होता है जो जल में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कर लेती हैं। अगर वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती, अगर कोई भी गैस है, जैसे हमने मान लिया अमोनिया है NH3, कौन सी है? NH3। अगर हम इसको जल में घोलें तो ये क्या बना लेती है? NH4OH बना लेती है। क्या बना लेती है? NH4 बना लेती है, NH4OH, सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH3H2O के साथ क्रिया करके NH4OH बना लेती है। तो ये क्या होगी? अगर कोई भी गैस, उसकी विलेयता क्या होगी? अगर H2O के साथ बहुत ज़्यादा होगी, मतलब उसमें घुल जाए, घुलने के बाद कोई दूसरा पदार्थ ना बनाए। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है कि जब हम उसमें CO2 गैस मिलाते हैं तो CO2 गैस उसके साथ घुल जरूर जाती है, लेकिन वो उस कोल्ड ड्रिंक के साथ, उस पेय पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करती। जैसे ही हम प्रेशर हटाते हैं वो क्या होती है? गैस वापस निकल आती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? NH3 जल के साथ क्रिया करेगी और क्या बना लेगी? NH4OH बना लेगी। अगर हम इसका प्रेशर हटा देंगे तो क्या होगा? ये वापस NH3 में कन्वर्ट नहीं होगी, H2O अलग नहीं होगा। तो ऐसे में जब कोई गैस जल के साथ अभिक्रिया करके कोई दूसरा पदार्थ बना लेती है तो वहाँ पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता। हेनरी का नियम केवल वहीं लागू होगा जहाँ पर कोई द्रव किसी गैस के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। दूसरा है हमारा नंबर 2, यदि उदाहरण से समझ लीजिए पहले कि मान लिया HCl गैस ले ली, क्या ले ली? HCl गैस, और हमने इसको H2O मिलाया तो ये क्या होगी? ये जो गैस है ये क्या होगी? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगी। क्या होगी? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगी, अपने आयनों में टूट जाएगी। यदि कोई गैस जल में मिलाने पर
अपने आयनों में टूट जाती है, यदि कोई गैस जल में मिलाने पर अपने आयनों में टूट जाती है तब भी उस पर हेनरी का नियम फॉलो नहीं होगा। ये सब क्या है, ये दोनों इस नियम की सीमाएं हैं। किस पे? एक तो यदि कोई गैस जल में मिलाने पर उत्पाद ना बनाए, अगर उत्पाद बना लेती है तो उस पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। अगर कोई गैस जल में मिलाने पर आयनों में टूट जाती है तब भी उस पर क्या होगा, हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। हेनरी का नियम लागू तभी होगा जब कोई उत्पाद ना बने, जब कभी कोई आयन ना बने। अगर ये आयन में टूट जाएगा तो क्या होगा, इस पर दाब लगाने के बाद जब हम दाब हटाएंगे तो फिर से ये वापस नहीं बनेगा।